नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएई में भारत को बड़ी कामयाबी। 29 साल बाद अरेस्ट हुआ मुंबई विस्फोटक का साजिशकर्ता। जल्द ही पता चलेगा कहां है डॉन दाऊद इब्राहिम। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, सऊदी ने भारत के लिए खोले खजाने तो पाकिस्तान में समेटा अपना कारोबार। करारा झटका दे दिया है इमरान खान को। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, चाइना के साथ आया रूस खुलकर तो भारत ने किया, अमेरिका ने किया भारत का समर्थन। चीन के मुद्दे पर रूस और भारत की राहें हुई अलग। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, यूरोप में जंग रोकने की कोशिशें हुई तेज। यूक्रेन और रूस के दौरे पर जाएंगे फ्रांस जर्मनी के नेता। अगली अपडेट बताएंगे, यूएन ने अफगानिस्तान को लेकर फिर से जताई है चिंता। कहा तालिबान के कब्जे के बाद लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रामानुजाचार्य को लेकर किया है बड़ा ऐलान, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी लगाया है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच कानपुर में चेकिंग के दौरान 3 गाड़ियों में मिल गया इतना केस। यूपी चुनाव को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें जल्द ही भारत आएगा डॉन दाऊद इब्राहिम। दरअसल उसका राइट हैंड और 1993 के बम धमाके का मुख्य साजिशकर्ता जिसे हम कह सकते हैं, वो हुआ 29 साल बाद गिरफ्तार यूएई से। खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय खुफिया एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। साल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मोस्ट वांटेड आरोपी यूएई में गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी का नाम अबू बकर अब्दुल गफ्फूर शेख है और इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विस्फोटकों के ट्रेनिंग की ली गई थी। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम के घर स्थित रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचा जा रहा था। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम मुंबई ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हुए थे। अबू बकर साल 1993 में हुए मुंबई बम विस्फोटों के मुख्य साजिशकर्ता में शामिल हैं और वो यूएई पाकिस्तान में रहता भी है। अबू बकर को हाल ही में यूएई में अधिकारियों ने भारतीय खुफिया सूचनाओं के बाद गिरफ्तार किया था। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इससे डॉन दाऊद इब्राहिम के आने के भी रास्ते लगभग साफ हो गए हैं और जल्द ही डॉन दाऊद इब्राहिम को भी इसी रास्ते से लाया जाने वाला है। डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के साथ जिस तरीके से ये चीज़ें हुई, इसने कई खुलासा भी किया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में एक बड़ा सफलता हाथ लग सकती है भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के जकुरा इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के जकुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि दहशतगर्द टेरर आउटफिट LET TRF से जुड़े हुए थे। IGP कश्मीर के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान इकलाम हाजमा के तौर पर हुई है। वहीं हसनपुरा अनंतनाग में HC अली मोहम्मद की हालिया हत्या में शामिल था। इनके पास से 2 पिस्टल भी सहित दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चीन ने हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है, संसद में बोली सरकार। चीन भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर लगातार अवैध कब्जा कर रखा है और ये काम पिछले 6 दशक से कर रहा है। ये बात सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कही है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पिछले 6 दशकों में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जा किए गए शांगसांग घाटी के 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है और यही कारण है कि आपको बता दें, अब प्योंगयांग झील पर जो बना चाइना का पुल वो भी अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में है। ये भारत सरकार ने जानकारी दी है। आपको बता दें, लद्दाख में प्योंगयांग झील पर चीन द्वारा पुल को अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र में बनाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि वो अन्य देशों से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपेक्षा करते हैं। लद्दाख सेक्टर में रणनीतिक झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाले इस पुल पर सरकार की स्थिति को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में कई सांसदों के सवालों के लिखित जवाब में बताया है। इस संबंध में अमेरिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी मैक्सार से पुल की उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह
इमेजरी पिछले महीने सामने आई थी। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार दावा करती है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई अभी वर्तमान समय में जो है वो चाइना पुल बना रहा है, जबकि भारत सरकार ने ये आईना दिखाया है और कहा है कि ये चाइना के कांग्रेस पार्टी के टाइम में ही चाइना ने कब्जा कर रखा था। एक और अपडेट लेते हैं। चाइना पहुँचे इमरान खान के जहरीले बोल, कश्मीर में हो जनमत संग्राम, मोदी है फांसीवादी बता दिया। दरअसल चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर भारत पर जहरीला हमला बोल दिया है। इमरान खान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर में निष्पक्ष जनमत संग्रह कराने में असफल रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय से अपील की है कि वे भारतीय सेना के कब्जे से कश्मीरी लोगों को मुक्त होने की कश्मीरी जनता की इच्छा को अनदेखा न करें। बलूचों पर गोलियां बरसा रहे पाकिस्तानी पीएम ने कहा है कि पीएम मोदी सरकारी मशीनरी कश्मीरी लोगों को दबाने के लिए फांसीवादी नीतियों को अपना रहे हैं। चीन के उइगर मुसलमानों के दमन पर चुप्पी साधने वाले इमरान खान ने कहा है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसमें मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और जनसंख्या को बदलने का खतरा शामिल है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। असद ओवैसी, डर है कि भारत कहीं न कहीं इजराइल न बन जाए और मुस्लिमों का इसी तरीके से कत्लेआम न शुरू हो जाए। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असद ओवैसी ने चिंता जाहिर की है कि भारत की राजनीति इजराइल की तरह न हो जाए। हैदराबाद सांसद ने गुरुवार को दिल्ली मेरठ यात्रा के दौरान काफिले पर हुए हमले के बाद ये बयान दिया है और साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में आईएमआईएम प्रमुख ने कहा है कि इनके शूटर्स के पीछे कई लोग हैं। हाल ही में प्रयागराज में एक तथाकथित धर्म संसद हुई थी जहां लोग खड़े हुए थे और मुझे मारने की बात हुई थी। सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? मुझे डर है कि बहुसंख्यकों के नियंत्रण वाली भारतीय राजनीति इजराइल की तरह न हो जाए। सांसद ने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है, यानी वैसे ही डरे हुए हैं। हम चलते हैं और अपडेट। कर्नाटका में हिजाब का विवाद जो है वो गहरा चुका है। अब मुस्लिम लड़के भी प्रोटेस्ट से जुड़े। सीएम ने की बैठक। हाईकोर्ट में 8 फरवरी को होगी सुनवाई। दरअसल दोस्तों कर्नाटका में खड़ा हुआ हिजाब विवाद गहराता जा रहा है। उडुपी जिले में 3 और कॉलेजों ने हिजाब पहनकर आई महिला मुस्लिम छात्राओं के एंट्री ले देने से इनकार कर दिया है। इन खिलाफ कई छात्रों अपने क्लासमेट्स के सपोर्ट में धरने पर बैठ गए हैं। 28 दिसंबर 2021 को उडुपी से इस तरीके का पहला मामला आया हुआ था। अब तक कुल 5 शिक्षण संस्थानों, 3 सरकारी कॉलेजों और 2 निजी संस्थानों ने हिजाब पहने पर छात्राओं की एंट्री पर रोक लगा दी थी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शुक्रवार को किसी संस्थान में पहली बार पुलिस तैनात की गई थी। आपको बता दें, महिलाओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कार्रवाई उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं सरकार और अधिकारियों का तर्क है कि ये नियम शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन को रोकने के लिए है। कई हिंदू कक्षा में हिजाब पहनने वाले मुस्लिम लड़कियों का विरोध कर रहे हैं। एक और अपडेट गोली चली, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों हैदराबाद में आज दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भव्य होगा नज़ारा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आज 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बता दें ये बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसके अलावा पीएम राज्य के पाटन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय परिसर का दौरा कर संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस कार्यक्रम के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने नहीं जाएंगे और ये जिम्मेदारी उन्होंने राज्य के पशुपालन मंत्री को दे रखी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जो है वो तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव नहीं करेंगे। दरअसल पीएम अपने ICARCT दौरे पर पौधा संरक्षण पर के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और रैपिड जनरेशन केंद्र का भी उद्घाटन कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, बिजनौर में सपा RLD के उम्मीदवार नीरज चौधरी पर देशद्रोह का केस, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का है आरोप।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिजनौर सीट से समाजवादी पार्टी एसपी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी पर देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर आरोप एक वीडियो सामने आने के बाद लगा। एफआईआर में स्थानीय पुलिस ने लिखा है कि एक जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत चौधरी के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि सपा आरएलडी के उम्मीदवार नीरज चौधरी ने आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि कार्यकर्ता उनके बेहद करीबी आदिब अंसारी के सम्मान में आदिब भाई जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। नीरज चौधरी ने बताया कि आदिब अंसारी महिला पार्षद के पति हैं। नीरज चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आईटी सेल वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तर समेत भारत के कई इलाकों में हिली धरती। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पर भी रहा भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता। दरअसल आपको बता दें, शनिवार सुबह को जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की समीक्षा के अनुसार सुबह 9:45 पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और तजाकिस्तान रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान, दिल्ली, एनसी। अगली अपडेट, पाकिस्तान को लगा करारा झटका। दरअसल सऊदी अरब की कंपनियां भी निवेश को तैयार नहीं, वहां से समेटने लगी हैं अपने व्यापार। भारत कश्मीर में जम्मू सऊदी अरब की कश्मीर में कंपनियां आ सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगने जा रहा है। सऊदी अरब की कंपनियां निवेश के लिए तैयार नहीं हैं। निवेश का यह समझौता पिछले साल जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद के दौरे पर आए थे तब किया गया था। प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को बढ़ाने के प्रयासों में विफल रहे हैं। सऊदी अरब के साथ हुआ $20 अरब का करार पाकिस्तान के लिए बड़ी संभावना वाला साबित होता। पाकिस्तानी अखबार इस्लाम खबर के अनुसार इमरान खान ने अक्टूबर 2021 में सऊदी और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए सऊदी कंपनियों और उद्यमियों से पाकिस्तान में निवेश करने का आग्रह किया गया था। दरअसल पाकिस्तान में लगातार घटते एफडीआई से चिंता बढ़ रही है। इस्लामाबाद में $10 अरब की सऊदी तेल रिफाइनरी का काम भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तान में बिजली, पानी, गैस और कनेक्टिविटी का सही व्यवस्था नहीं होने के कारण कंपनियां निवेश नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान का भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। कंपनियों ने विभागीय अनुमतियां और बैंकिंग सुविधाएं को लेकर चिंता प्रकट की है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद है, ये भी एक बड़ा झटका इमरान खान के लिए। और अब भारत में वो सारी कंपनियां आ रही हैं। एक और अपडेट, चाइना के साथ खड़ा हुआ रूस तो भारत के समर्थन में खुलकर आया। अमेरिका चीन के मुद्दे पे भारत और रशिया के रास्ते हुए अलग। दरअसल जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया है, तब पाकिस्तान के पश्चिमी के देश भारत की ओर देख रहे थे। उनका रुख क्या होगा? पश्चिम को उम्मीद थी कि जिस तरीके से चीन सरहद पर भारत के खिलाफ आक्रामक है, वैसे में भारत भी बहिष्कार करेगा। लेकिन भारत ने पिछले साल IRCI रूसी, इंडिया, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विंटर ओलंपिक को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था। अब चीन ने विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में गालवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में जख्मी चीनी सैनिकों को मालवाहक बनाया, तो भारत को अपना फैसला बदलना पड़ा। उसने भी राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा कर दी। अब अमेरिका ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। भारत ने अब विंटर ओलंपिक का समर्थन किया था, तो ये कहा गया था कि ऐसा रूस के दबाव में किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम में अतिथि बनकर पहुंचे थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रशिया को लेकर चाइना, जिस तरीके से रूस और चाइना के बीच ये मुद्दे एक हो रहे हैं, उसको लेकर भारत ने अपने रास्ते अलग किए हैं और अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। एक और अपडेट, UNSC में भारत बोला एक समान नहीं है कट्टरपंथी और लोकतांत्रिक विचारधाराएं, आतंकवाद के खिलाफ लागू हो जीरो टॉलरेंस नीति। दरअसल भारत ने राजनयिक सिद्धांत और कट्टरपंथ में अंतर रहने की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत बहुलवादी लोकतंत्र का हिस्सा है, जबकि कट्टरपंथ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इसलिए दोनों को एक ही नज़रिए से देखने के कोई भी प्रयास गलत और प्रतिकूल हैं। आतंकी संगठन अल कायदा, ISI और उनके सहयोगियों द्वारा एशिया और अफ्रीका में पैदा किए जाने वाले खतरों को चिन्हित करके उनके खत्म किए जाना चाहिए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय की तरफ से आयोजित सदस्य देशों की राजदूत स्तर की वार्षिक वार्ता के दौरान UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत TS त्रिमूर्ति ने
कहा है कि भारत हमेशा से मानना रहा है कि देशों को 9/11 से पहले के दौर में नहीं जाना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, यूएन ने अफगानिस्तान को लेकर फिर जताई चिंता। कहा तालिबान कब्जे के बाद लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान के कब्जे के करीब 6 महीने के बाद भी अफगानिस्तान में स्थिति अस्थिर और अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि खुद युद्ध से तबाह देश राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानवीय झटके से उबरा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने बृहस्पतिवार को अफगानिस्तान की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थ पर अपने रिपोर्ट में कहा है कि स्थिरता और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को बढ़ावा देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ये होगा और पूर्व कृत्यों को न दोहराते हुए तालिबान अलग अलग पड़ने से बचें। एक तरीके से यूएन ने अफगानिस्तान को लेकर चिंता जताई और कहा कि तालिबान कब्जे के बाद लगातार बिगड़ रहे हालात। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, उत्तर कोरिया की तरफदारी करता नहीं थक रहा चाइना, तनाव कम करने के लिए अमेरिका को दी नसीहत। दरअसल आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में चाइना के राजदूत ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के साथ तनाव कम करने के लिए और अधिक लुभावने और व्यावहारिक नीतियों एवं कार्ययोजनाओं पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के परमाणु एवं बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर टकराव, निंदा और प्रतिबंधों के दुष्चक्र में लौटने से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जून ने कहा है कि समाधान सीधी बातचीत में निहित है और झांग जून ने कहा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन उत्तर कोरिया के साथ कोई समाधान चाहता है, उन्हें अधिक ईमानदारी और लचीला रुख दिखाना चाहिए। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। रामानुजाचार्य का जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन इनका प्रभाव पूरे भारत में। पीएम मोदी का ऐलान। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। हैदराबाद के मुंचिंतल गांव में बनी वैष्णव संत रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा के विशेष कृपा अवसर भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है और मैं आप सभी को वसंत पंचमी की विशेष शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें कि हैदराबाद ओवैसी का जो कि गढ़ कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक अद्वितीय 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि रामानुजाचार्य जी का जन्म दक्षिण में भले ही हुआ हो, लेकिन उनका प्रभाव पूरे भारत में है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिजाब विवाद में तालिबान की एंट्री, दिल्ली तक पहुंच रही कर्नाटका की आग। कर्नाटका के कुछ कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के बाद उपजा विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। यह विवाद पहले जहां सिर्फ कर्नाटका तक ही सीमित था, अब इस झगड़े ने देश की राजधानी दिल्ली में बैठे राजनेताओं की नींद उड़ा ली है। कर्नाटका का हिजाब विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। शनिवार को बसंत पंचमी के मौके पर राहुल गांधी ने कक्षाओं में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर बयान दिया था, जिनके बाद भाजपा हमले के मूड में आ गई। कर्नाटका के भाजपा प्रमुख ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। हिजाब विवाद के जिन्न में अब तालिबान की एंट्री हो गई है। शनिवार की सुबह जब राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत की बेटियों के भविष्य को छीन रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा के आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य छीन रहे हैं। और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूएई ने लागू किया नया श्रम कानून, भारतीय कामगारों को मिलेगी सुविधाएं। दरअसल आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। 2 फरवरी से देश में नया श्रम कानून लागू हो गया है। नए कानून में कामगारों में नए अधिकार दिए गए हैं। यूएई की अर्थव्यवस्था में भारतीय नागरिकों का एक बड़ा योगदान है और ऐसे में माना जा रहा है कि नए कानून से भारतीय कामगारों को भी कई लाभ होंगे। भारतीय देश की कुल आबादी का 40% हिस्सा है और इसकी संख्या 35 लाख है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक यूएई के प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं और नई संघीय डिग्री कॉलेज नए कानून संख्या 33 में कामगारों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। यूएई ने मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि नए कानून के मुताबिक अब नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में हर छोटी चीज़ की जानकारी शामिल की जाएगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुरादाबाद यूपी में कहा समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा गुंडा होना सपा
सपा में शामिल होने की पहली शर्त समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी 10 मार्च के बाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए और इसके साथ ही सारों में मुरादाबाद को तोहफा भी दे गए। सपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ लोग फ्री में बिजली देने का काम दम भरते हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने अपनी सरकार में 24 घंटे बिजली दी। हम सिर्फ विकास के लिए कार्य करते हैं, ये केवल भाजपा के नेता ही बोल सकते हैं। जो बोला था वो कर दिखाया। इनका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये चीज़ें आपको बता दें, जो बोला था वो कर दिखाया है, ये चीज़ें उन्होंने कही हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर पंजाब में मची फूट। पंजाब में मची हुई है फूट। सीएम उम्मीदवार के लिए सबसे आगे सिद्धू ने कहा कि आने वाले समय में हम पूरी तरीके से, जब 60 उम्मीदवार होंगे ही नहीं तो कैसे सरकार और मुख्यमंत्री की बात करते हैं। कांग्रेस पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को कहा है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करेगा कि 60 उम्मीदवार विधायक चुने जाते हैं या नहीं। पंजाब में सरकार बनाने के लिए 117 सदस्यीय विधानसभा में 59 सीट पर जीत जरूरी है और सिद्धू द्वारा कहा गया है कि 60 का आंकड़ा, इनमें 1 सीट अधिक है। राज्य में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होगा। सिद्धू की टिप्पणी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अपने लुधियाना दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए जाने की संभावना से पहले आई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है और ने यह भी कहा है कि ये व्यक्ति 60 उम्मीदवारों का विधायक के रूप में निर्वाचन सुनिश्चित कर सकता है, जिसके पंजाब के लिए रोड मैप है और जिस पर लोग